अगस्त बगीचे में ऐसा लगता है जैसे यही फसल कटाई और आराम करने का समय है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक इसी समय, जब शरद ऋतु की शांति बस आने वाली है, हम में से कई लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी कीमत उन्हें अगले साल की पूरी फसल चुकानी पड़ सकती है। यह गलती इतनी चालाकी भरी है कि आप इसे अच्छे इरादों के साथ करते हैं, यह सोचकर कि आप अपने पौधों की मदद कर रहे हैं। आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और आप जानेंगे कि गर्मियों के अंत में बगीचे और खेत में किन कामों से बिल्कुल बचना चाहिए। और मेरा विश्वास कीजिए, जवाब आपको चौंका देगा। आइए समझते हैं कि अगस्त केवल गर्मियों का अंत क्यों नहीं है, बल्कि यह आपके बगीचे के हर पौधे के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। वसंत और गर्मियों की शुरुआत में सब कुछ आसान था। ज्यादा धूप, ज्यादा पानी, ज्यादा विकास। लेकिन अगस्त खेल के नियमों को बदल देता है। पौधों को प्रकृति से एक संकेत मिलता है। अब सर्दियों की तैयारी का समय है। वे सक्रिय रूप से हरी पत्तियों और तनों को बढ़ाना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से अलग, आंखों से न दिखने वाली प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस बात को समझना ही हमारी मुख्य गलती को समझने की कुंजी है। तो आइए कल्पना कीजिए कि आप अपने अगस्त के मध्य के बगीचे में हैं। मन ही मन उसकी पगडंडियों पर चले। क्या देखते हैं आप? जून में पौधों की जो तेजी से बढ़वार हमें इतनी खुश कर रही थी, वह अब काफी कम हो गई है। झाड़ियां अब उतनी फुर्ती से सूरज की ओर नहीं बढ़ रही है। वह चमकीली, हरी भरी हरियाली जो पूरे गर्मियों में आपके बगीचे की पहचान थी, लगता है उसके रंग थोड़े फीके पड़ गए हैं। नई कॉम्पलें अगर निकल भी रही हैं, तो कुछ अनमनी सी है, जैसे उन्हें खुद ही यकीन नहीं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ऐसा लगता है जैसे आपके बगीचे में हर जीवित चीज एक छोटी सी सांस ले रही है। और बस इसी पल, इस दृश्य को देखते हुए हमारे दिमाग में एक सबसे खतरनाक विचार जन्म लेता है। ये विचार जो पूरी तरह से हमारे हरे भरे पौधों के प्रति हमारे प्यार और देखभाल से उपजा है। हम मुरझाई हुई ब्लैक करंट या हाइड्रेंजिया की झाड़ी को देखते हैं और सोचते हैं, बेचारे ये भूखे हैं, इन्हें तुरंत ताकत चाहिए। हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है मदद करने की, सहारा देने की, नई बढ़वार के लिए प्रोत्साहन देने की। हम इस प्राकृतिक धीमेपन को एक समस्या के रूप में देखते हैं, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। और यहीं छिपा है अगस्त की सबसे घातक गलती का मूल कारण। तो क्या करते हैं हम जब हमें अपने पौधों की यह निराशाजनक हालत दिखती है? बिल्कुल सही, हम तुरंत उस शेड की ओर भागते हैं जहां हमारे बगीचे के अनमोल खजाने, खाद और उर्वरकों के पैकेट और बोतलें रखे होते हैं। हाथ अपने आप उस खास उपाय की ओर बढ़ता है जिसने बसंत और गर्मी की शुरुआत में पौधों को खूब सहारा दिया था, क्योंकि हमें अच्छे से याद है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद पौधे देखते ही देखते कैसे बढ़ने लगते थे। हमारी सोच एकदम सीधी होती है। अगर पौधे कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्हें पोषण देना चाहिए। उन्हें पोषक तत्वों की खुराक देनी चाहिए ताकि वे फिर से तरोताजा, हरे भरे हो जाएं और नई टहनियां निकाल सके। हम नेक इरादों से ही ये सब करते हैं, पूरे दिल से ये मानते हुए कि हम अपने बगीचे को बचा रहे हैं। हम तो पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि एक हफ्ते में ही सब कुछ फिर से हरा भरा और फूलों से लदा हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी पल, जब हम पूरे उत्साह से पानी के डिब्बे में पौधों के विटामिन की अगली खुराक खोल रहे होते हैं, हम अनजाने में ही अपने पौधों को एक कपटपूर्ण जाल में धकेल रहे होते हैं। हम उनकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि इसके विपरीत उन्हें और भी बड़े खतरे में डाल रहे होते हैं। अगस्त के महीने में सबसे बड़ा दुश्मन नाइट्रोजन खाद ही है। जी हाँ, वही नाइट्रोजन जिसने बसंत में हमें बहुत खुश किया था, जब उसने पौधों में तेजी से हरियाली बढ़ाई थी। वही तत्व जिसकी बदौलत हमारे खीरे और जुकीनी में घने पत्ते आते थे और युवा पौधे कुछ ही हफ्तों में आकार में दोगुने हो जाते थे। यही तत्व जो पूरे मौसम में हमारा वफादार सहायक रहा, गर्मियों के अंत में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगस्त में उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग सिर्फ एक गलती नहीं है, यह एक धीमी गति का बम है
जिसे आप अपने पूरे बगीचे की जड़ प्रणाली के नीचे अपने ही हाथों से लगा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप जीवन दे रहे हैं, लेकिन असल में आप आत्मविनाश का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस खतरे की पूरी गंभीरता को समझने के लिए आइए एक साधारण सी मिसाल से बात करते हैं। अगस्त में दिया गया नाइट्रोजन ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रात 10 बजे एक कप कड़क एस्प्रेसो पी ले, जबकि उसे 1 घंटे बाद ही सोना हो। क्या होगा? शरीर को एक जबरदस्त लेकिन बिल्कुल ही बेवकफ्त का ऊर्जा का झटका मिलेगा। आराम करने के बजाय शरीर तेजी से काम करने लगेगा। पौधे के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रकृति ने उसे पहले ही साफ संकेत दे दिया है। गर्मी खत्म हो रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, सक्रियता कम करने का और सर्दियों की नींद के लिए तैयार होने का समय आ गया है। और हम अपनी नाइट्रोजन वाली खाद डालकर जवाब में उसे चिल्लाते हैं, नहीं सोना नहीं, उठो, फिर से वसंत आ गया है, बढ़ने का समय है। नाइट्रोजन की खुराक मिलते ही पौधा बात मान लेता है। वह जाग जाता है और पूरी ताकत से नए कोमल अंकुर और नाजुक पत्ते उगाने लगता है। इन नई कोपलों में आखिर क्या समस्या है? हरी भरी चीजें तो हमेशा अच्छी मानी जाती है ना? लेकिन अगस्त में नहीं। समस्या यह है कि यह नई कोपलें या फुटाव कमजोर, पानीदार और आने वाली ठंड के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनके पास बस इतना समय नहीं है कि वे परिपक्व हो सके। बसंत और गर्मियों की कोपलें महीनों तक शक्ति संचित करती रही हैं। उनकी लकड़ी घनी होती गई, छाल मजबूत होती गई। वे पूरी तरह से तैयार होकर सर्दियों का सामना करने वाली थी। लेकिन ये अगस्त की नाजुक कोपलें जो नाइट्रोजन की वजह से निकल आई हैं, उन सैनिकों की तरह हैं जिन्हें बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के युद्ध में भेज दिया गया हो। वे दिखने में खूबसूरत और हरी भरी हैं, लेकिन पूरी तरह से असहाय हैं। वे लकड़ी जैसी मजबूत नहीं हो पाएंगी और जमा देने वाले तापमान के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। ये बस हरी पत्तियों का एक ढेर है जो बर्बाद होने के लिए अभिशप्त है। ऐसे में गर्मियों के अंत में नाइट्रोजन डालकर आप पौधे की जैविक घड़ी को पूरी तरह से बाधित कर देते हैं। हर बारहमासी पौधे का अपना एक आनुवंशिक कार्यक्रम होता है जिसे हजारों सालों के विकास ने परिष्कृत किया है। यह कार्यक्रम स्पष्ट रूप से बताता है वसंत और गर्मियों में बढ़ना है, जबकि गर्मियों के अंत और शरद ऋतु में आराम के लिए तैयार होना है, शर्करा जमा करनी है और अपनी लकड़ी व जड़ों को मजबूत करना है। आपकी यह खाद इस सुव्यवस्थित प्रणाली में एक अनुचित हस्तक्षेप है। पौधा भ्रमित हो जाता है। इसे विरोधाभासी संकेत मिलते हैं। सूरज और तापमान से मिलता है, आराम करने का समय है, जबकि नाइट्रोजन से भरपूर मिट्टी से मिलता है, बढ़ने का समय है। और यह बढ़ने का चुनाव करता है, अपनी वह कीमती ऊर्जा इस पर खर्च कर देता है जो इस अवधि में पूरी तरह से अन्य कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए निर्धारित थी। आप उसे तब ओवर टाइम काम करने पर मजबूर करते हैं जब उसे अपनी हकदार छुट्टी पर जाना चाहिए था, और बस इसका दुखद लेकिन तयशुदा अंजाम सामने है। जैसे ही अक्टूबर या नवंबर आता है, पहली गंभीर पाला पड़ती है और उन कोमल हरे अंकुरों का क्या होता है जिन्हें आपने नाइट्रोजन की मदद से इतनी मेहनत और प्यार से उगाया था। वे पल भर में काले पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। पाला बस उनकी कोमल पानी से भरी कोशिकाओं को फाड़ देता है। आप अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे आपकी अगस्त में की गई सारी मदद मृत निर्जीव टहनियों में बदल जाती है। ये समस्या का सबसे स्पष्ट और दिखाई देने वाला पहलू है। पौधे को न केवल कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने संसाधन भी ऐसी बेकार बढ़ोतरी पर खर्च कर दिए जो अब सड़कर फंगल बीमारियों के पनपने का अड्डा बन जाएगी। आपने उसे मजबूत नहीं किया, बल्कि एक कमजोर कड़ी बना दी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, युवा कॉम्पलों का मुरझाना तो बस ऊपरी सतह की बात है। असली नुकसान इससे कहीं गहरा हमारी नजरों से ओझल स्तर पर होता है। नाइट्रोजन खाद से भ्रमित होकर पौधा इस बेकाम की हरियाली को बढ़ाने में अपनी सारी ऊर्जा और रणनीतिक पोषण खर्च कर देता है। वे सारे पोषक तत्व जिन्हें उसे अपनी जड़ों को मजबूत करने, पुरानी और मुख्य शाखाओं को विकसित करने
और सफल सर्दियों के लिए चीनी जमा करने में लगाना था, वे सब बेमतलब बर्बाद हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि पौधा सर्दियों में कमजोर, थका हुआ और भूखा होकर जाता है। यह बिल्कुल उस इंसान जैसा है जिसने सर्दियों के लिए जरूरी सामान जमा करने के बजाय अपने सारे पैसे गर्मियों की मौज मस्ती पर उड़ा दिए हों। ऐसे में कड़ाके की ठंड से बचने की उसकी संभावनाएं तेजी से कम हो जाती है। आइए एक ऐसे उदाहरण पर नजर डालते हैं जो कई बागबानों को जाना पहचाना लगेगा। बागों की रानी गुलाब को ही ले लीजिए। सोचिए, आपने अगस्त के बीच में अपने प्यारे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद दी। क्या होगा? गुलाब बड़े उत्साह से ढेर सारी नई लाल टहनियां निकालेगा। वे देखने में तो बहुत खूबसूरत लगेंगी, लेकिन उनमें से ज्यादातर पर कलियां भी नहीं बनेंगी। इन्हें ही अंधी या फालतू टहनियां कहा जाता है। वे ठीक से परिपक्व नहीं हो पाएंगी और उनकी लकड़ी नरम ही रहेगी। पहली ही तेज ठंड पड़ते ही वे जड़ तक काली पड़ जाएंगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इन जमे हुए रास्तों से पौधे के ऊतकों में संक्रमण, जैसे कि इन्फेक्शियस बर्न, संक्रामक जलन, आसानी से फैल सकता है। नतीजा ये होगा कि वसंत में आपको पता चलेगा कि पूरा पौधा काला पड़कर मर चुका है, भले ही आपने उसकी इतनी देखभाल की हो। हमारे फलदार पेड़ों को ही लें, सेब, नाशपाती, बेर। लग सकता है कि अगस्त में अगर वे थोड़ी और नई टहनियां वो निकाल दें, तो इसमें क्या खराबी है? लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत वही है। अतिरिक्त नाइट्रोजन पेड़ को लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसका विकास समय पर पूरा नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप युवा शाखाओं की लकड़ी पूरी तरह से परिपक्व होकर ठंड के लिए तैयार नहीं हो पाती। यह नरम और नमी से भरी रह जाती है। सर्दियों में यह पाला पड़ने से होने वाली दरारों का कारण बनती है, यानी छाल पर गहरी दरारें जो बीमारियों के प्रवेश के लिए खुले घाव बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी अपरिपक्व लकड़ी ठंडी हवा से सर्दियों में सूखने के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अंततः एक मजबूत पेड़ पाने की चाहत में हमें एक कमजोर और बीमार पेड़ मिलता है। अब बात करते हैं एक और गलती की, जिसका असर बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बागवान यह देखकर कि उनका बगीचा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है या घना हो गया है, अगस्त के महीने में उसे सुंदर और व्यवस्थित बनाने का फैसला करते हैं। वे सेकेटर या बागवानी कैंची उठाते हैं और तेजी से उसकी कटाई छंटाई शुरू कर देते हैं। उसे एक आकार देने की कोशिश करते हैं। वे झाड़ियों की टहनियों को छोटा करते हैं, हेड्स, जीवित बाड़ की छंटाई करते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को भी व्यवस्थित करते हैं। उनका तर्क साफ है, पतझड़ से पहले सब कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरा कर लेना। लेकिन पौधों की जैविक दृष्टि से देखें तो यह लगभग नाइट्रोजन खाद डालने जैसा ही है। यह एक गंभीर तनाव है और इस तनाव के जवाब में पौधे के पास केवल एक ही प्रतिक्रिया होती है, तुरंत अपने जख्मों को भरना और नई कॉम्प्लेन निकालना, ताकि हरी पत्तियों के नुकसान की भरपाई की जा सके। तो बात फिर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। अगस्त में की गई कड़ी छंटाई से पौधे में फिर वही नई कमजोर और सर्दियों के लिए बिल्कुल भी तैयार न होने वाली कॉम्प्लें फूटने लगती है। पौधा अपनी सारी ताकत और पोषण मौजूदा टहनियों को परिपक्व करने और जड़ों को मजबूत बनाने पर लगाने की बजाय इन नई कॉम्प्लों को उगाने में बर्बाद कर देता है। अगस्त के आखिर या सितंबर में निकलने वाली ये नई कॉम्प्लें भी पहली ठंड के साथ ही मर जाएंगी। खासकर हाइड्रेंजिया, स्पिरिया, गुलाब और ऐसे ही कई दूसरे सजावटी पौधों के लिए यह छंटाई बहुत नुकसानदायक साबित होती है। आप इससे पौधे की कोई मदद नहीं कर रहे, बल्कि उसे लंबी और कड़कड़ाती ठंड का सामना करने से पहले ही बुरी तरह कमजोर कर रहे हैं। आप एक टहनी काटते हैं और पौधा घबराकर 3 नई कॉम्प्लें निकालने की कोशिश करता है, जबकि उनका बचना वैसे भी नामुमकिन है। तो आप पूछेंगे, अब क्या करें? क्या अगस्त में हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर ये देखना है कि आपका बगीचा पतझड़ के लिए कैसे तैयार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पौधों की मदद करना न केवल संभव है, बल्कि जरूरी भी है, पर यह सही तरीके और सही समय पर होना चाहिए। आपको बस अपना ध्यान एक पोषक तत्व से हटाकर
पूरी तरह से कुछ अलग चीजों पर केंद्रित करना होगा। अगली बसंत तक नाइट्रोजन शब्द को भूल जाइए। अब आपके बगीचे के मुख्य खिलाड़ी दो अन्य महत्वपूर्ण मैक्रो पोषक तत्व होने चाहिए। ये हैं पोटेशियम, पोटाश और फास्फोरस। सर्दियों से पहले ये ही आपके पौधों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपकी भूमिका अब नई बढ़त को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उस चीज को मजबूत करना है जो गर्मियों में पहले ही बढ़ चुकी है। आइए समझते हैं कि सीजन के अंत में ये दोनों तत्व पौधों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। फास्फोरस जड़ प्रणाली के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। यह पौधों के ऊपरी हिस्सों, शाखाओं की बजाय जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है। फास्फोरस की बदौलत ही जड़ें मजबूत, फैली हुई और मिट्टी के जमने वाली ठंड को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम होती है। वहीं पोटेशियम को पौधों के लकड़ी वाले हिस्सों यानी तनों और शाखाओं का मुख्य प्रशिक्षक कहा जा सकता है। यह नई कॉम्पलों को परिपक्व होने में मदद करता है और उन्हें घना व मजबूत बनाता है। पोटेशियम पौधों की कोशिकाओं में शर्करा, शुगर के जमाव को बढ़ावा देता है, जो एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज का काम करता है। इससे नकारात्मक तापमान में कोशिका द्रव्य जमने से बचा रहता है। कुल मिलाकर फास्फोरस और पोटेशियम मिलकर बगीचे को सफल सर्दियों के लिए तैयार करने का एक आदर्श संयोजन बनाते हैं। तो अगर आपका मन कर रहा है कि पौधों को कुछ पोषक तत्व दें, तो इसके लिए विशेष शरदकालीन उर्वरक ही सबसे सही विकल्प है। पैकेज पर लिखी सामग्री को ध्यान से पढ़ें। आदर्श रूप से ऐसे उर्वरक में नाइट्रोजन, जिसे एन से दर्शाया जाता है, की मात्रा 0 या बहुत कम, जैसे कि 2-3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि फास्फोरस पी और पोटेशियम के की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके उदाहरणों में पोटेशियम मोनोफॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट या तैयार मिश्रित शरदकालीन उर्वरक शामिल है। ऐसी खाद अनावश्यक वृद्धि को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि यह पौधे को अंदरूनी रूप से मजबूत करने पर केंद्रित होगी, जिससे उसकी ठंड सहने की क्षमता बढ़ेगी। पोषण के साथ साथ एक और अहम बात है, पौधों को पानी देना या सिंचाई। अगर गर्मियों भर हमने पौधों को भरपूर नमी देने की कोशिश की है, तो अगस्त में इस रणनीति को बदलना जरूरी है। खासकर पेड़ों और बारहमासी झाड़ियों के लिए यह बदलाव और भी अहम हो जाता है। सिंचाई को धीरे धीरे कम करना चाहिए। क्यों? भरपूर पानी नाइट्रोजन की तरह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। पानी की मात्रा कम करके हम पौधों को एक और साफ संकेत देते हैं कि सूखा मौसम आ रहा है, अब बढ़ने का समय समाप्त हो रहा है। इससे उन्हें तेजी से निष्क्रिय अवस्था में जाने और सर्दियों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। बेशक, अगर जबरदस्त सूखा पड़ रहा हो, तो पानी देना जरूरी है, लेकिन जुलाई जितना खुलकर या ज्यादा मात्रा में नहीं। छंटाई की बात करें तो याद है हमने पहले कहा था कि पौधों की ज्यादा छंटाई नहीं करनी चाहिए। तो इसमें एक और जरूरी बात है, कुछ खास पौधों के सूखे हुए फूलों को अब मत काटिए। उदाहरण के लिए पैनिकल और ट्री हाइड्रेंजिया। हाँ, हो सकता है कि सूखे हुए फूल के गुच्छे दिखने में उतने सुंदर ना लगें, लेकिन सर्दियों में वे एक प्राकृतिक कवच का काम करेंगे। वे बर्फ को रोकने के साथ साथ ऊपरी कलियों को, जिनमें अगले साल के फूल छिपे होते हैं, पाले और बर्फीली हवा से बचाएंगे। तो इस मामले में आपकी शरद ऋतु की यह लापरवाही अगले गर्मियों में भरपूर फूलों की बहार बनकर लौटेगी। बसंत में जब तेज ठंड का खतरा टल जाए, तब आप आराम से पौधों की सफाई और आकार देने वाली छंटाई कर सकते हैं। पौधों को तनाव में डालने वाली एक और अक्सर होने वाली गलती पर बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगस्त का महीना बारहमासी पौधों को फिर से लगाने और विभाजित करने के लिए एकदम सही है, क्योंकि तब तक ज्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन मौसम फिर भी सुहावना और गर्म रहता है। हालांकि कई पौधों की प्रजातियों के लिए यह समय बहुत देर हो चुका होता है। पियोनी फॉलोक्स और होस्टा जैसे पौधे, जिन्हें अगस्त के अंत में लगाया या विभाजित किया जाता है, वे अक्सर ठंड आने से पहले अपनी नई जगह पर ठीक से जड़ें नहीं जमा पाते। विभाजन के दौरान जड़ों को जो नुकसान पहुंचता है, वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। नतीजतन
पौधा सर्दियों में कमजोर होकर जाता है और पाले की वजह से मर भी सकता है। ज्यादातर बारहमासी पौधों को विभाजित करने का सबसे अच्छा समय शुरुआती वसंत या गर्मियों का अंत शरद ऋतु की शुरुआत है। लेकिन हर पौधे के लिए इसके अपने सबसे अच्छे समय होते हैं, जिनकी जानकारी पहले से ले लेना बेहतर होता है। और अब हम अगस्त महीने से जुड़े उस सबसे बड़े मिथक को दूर कर सकते हैं जो कई बागवानों के दिमाग में घर कर गया है। मिथक यह है, एक स्वस्थ पौधा वह है जो लगातार बढ़ता और हरा भरा रहता है। वसंत और गर्मियों में हाँ, यह सच है, लेकिन अगस्त में स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। अगस्त में एक स्वस्थ और समझदार पौधा वह है जो सक्रिय रूप से बढ़ना बंद कर देता है। वह जो धीरे धीरे अपनी निचली पत्तियों को पीला करने लगता है, पतझड़ के लिए तैयार होते हुए। वह जिसकी टहनियों के ऊपरी सिरे पकने लगते हैं और हरे से भूरे रंग में बदलने लगते हैं। अगस्त में एक स्वस्थ पौधा वह है जो समझदारी और सही समय पर अपनी हकदार शीतकालीन विश्राम की तैयारी करता है। और हमारा काम है उसे इसमें बाधा न डालना, बल्कि केवल सौम्यता से उसकी मदद करना। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि आप सिर्फ कुछ टहनियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगस्त में नाइट्रोजन से विकास को बढ़ावा देकर या बहुत ज्यादा छंटाई करके ये गंभीर गलती करने से आप जड़ प्रणाली के स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं और पूरी सर्दी के लिए पोषक तत्वों के भंडार को खत्म कर देते हैं। पौधा कमजोर, बीमार और भूखा रहकर सुप्तावस्था में चला जाता है। आप असल में अगले पूरे साल के लिए बीमारियों और कीटों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। यही कारण है कि वसंत में आपको दिख सकता है कि आपकी प्यारी गुलाब की झाड़ी काली पड़ गई है और सेब का पेड़ ठीक से फूल नहीं दे रहा है। इसकी जड़ अगस्त में ही पड़ गई थी, जब आपने अच्छे इरादों से इसे खिलाने का फैसला किया था। तो अगस्त में बागवानी का मुख्य सबक सही समय पर रुकना है। अपनी रणनीति को सक्रिय उत्तेजना से बदलकर सर्दियों की तैयारी में समझदारी से मदद करने पर ध्यान दें। नाइट्रोजन वाले उर्वरकों और कठोर छंटाई के लिए सेकेटर को दूर रख दें। इसके बजाय अपने पौधों को थोड़ा पोटेशियम और फास्फोरस दें। पानी कम दें और प्रकृति को अपना काम करने दें। आपका यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद जानने को मिला है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। यह हमें आपके लिए नए वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। और अगस्त में आपके बगीचे में आपके मुख्य काम क्या होते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसी गलती की है जिसके अंजामों के बारे में आपको पता नहीं था? टिप्पणियों में लिखें। आइए आपके अनुभव पर चर्चा करें।